इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर पीएम ने ममता बनर्जी के लिए ट्वीट किया। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन, पीएम बधाई दे रहे हैं ममता बनर्जी को, लेकिन दिलीप घोष जिनको आमंत्रण मिला था वो नहीं पहुंचे। ये आप इसे कह सकती हैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ जेपी नड्डा बंगाल में हैं और वो अपने तमाम विधायकों को शपथ दिला रहे हैं कि जो बंगाल में हिंसा का दौर चल रहा है हमको इसको खत्म करना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी है। देखिए, करीब 14 मिनट हो गए हैं। Congratulations to ममता दीदी ऑन टेकिंग ओथ एज वेस्ट बंगाल्स चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी को बाकायदा उन्होंने टैग करके मुबारकबाद दी है और तीसरी बार बंगाल की वो मुख्यमंत्री बन रही, लेकिन जिस हालात में बन रही हैं उसको लेकर के जिस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनको एक तरह से नसीहत भी दी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत चिंताजनक है। लेकिन उसके फौरन बाद जैसी धनखड़ की बातें खत्म हुई, खुद ममता बनर्जी ने अपने हाथों में माइक लिया और फिर वो बात भी रख दी उन्होंने अपनी तरफ से कि अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर था वो चुनाव आयोग के पास था और अब एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर का राज होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल की जो नई मुख्यमंत्री बनी है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, उनको मुबारकबाद दी है। ये जेस्चर है, प्रधानमंत्री हैं चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का एक हिस्सा है वेस्ट बंगाल, वहां की मुख्यमंत्री बन रही ममता बनर्जी, उनको उन्होंने मुबारकबाद दी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा विरोधाभास जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री जब वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार कर रहे थे, बहुत आक्रामक तरीके से ममता बनर्जी को टारगेट करते थे और आज जब वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, ममता बनर्जी को मुबारकबाद देकर के वो ये बता रहे हैं कि एक देश है तो प्रधानमंत्री इस देश के वो हैं और उनको वो मुबारकबाद के देकर ये भी बताना चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने से वो खुश भी हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो चिंता भी कर रहे हैं। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की थी, वहां के हालात को समझा था, लेकिन लगातार जो सिचुएशन है उसको लेकर के पूरे देश में इस वक्त बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है और उस बीच प्रधानमंत्री का ट्वीट वाकई मायने रखता है। बिल्कुल हुसैन, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है कि राज्य और केंद्र मिलकर काम करें। चुनाव के दौरान जो बातें कही जाती हैं, कई तल्ख टिप्पणियां भी की जाती हैं, उनको भूलकर किस तरह से प्रदेश का विकास हो, क्योंकि तभी देश का विकास हो पाएगा, देश आगे बढ़ पाएगा, ये बहुत जरूरी होता है। हर्षवर्धन जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि दिलीप घोष का वहां पर ना पहुंचना, दूसरी तरफ उसी दौरान 10:45 पर ही जेपी नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां दिलीप घोष भी उपस्थित थे, उस दौरान शपथ लेना, क्या इसको कुछ टाला जा सकता था, कुछ देर बाद किया जा सकता था, या ये एक संदेश देने की कोशिश अगर अपने कार्यकर्ताओं को थी तो भी? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर तरीका है। लोकतंत्र में आप जब कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, और मैंने जब आपने शुरू में बताया था कि दिलीप घोष ने इसका बहिष्कार किया तो मैंने कहा था कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, उसका प्रतीकात्मक विरोध करते, बाहर निकलकर बाइट देते। लेकिन हर हाल में विपक्ष को अगर किसी को भी सत्ता मिली है तो वहां होना चाहिए, क्योंकि वहां लोकतंत्र जीतता है, वहां जनता जीतती है। लेकिन ये जो जेपी नड्डा वहां मौजूद हैं, जो दिलीप घोष मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक मौजूद हैं, उन्होंने जो ये काम किया है, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का ये एक बहुत सही तरीका है। क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ले रहे हैं उस वक्त आपने बंगाल की जनता को, देश के लोगों को, और सचमुच ये दुनिया भर में पहली बार इस तरह से हुआ, और शायद उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 77 विधायक हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी देश में केंद्र में सत्ता में है और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही। वरना पहले तो बंगाल की हिंसा होती थी, लोग मर जाते थे। और मैं बताऊं कि मैं एक समय में देहरादून में था, एक अखबार के लिए काम कर रहा था, तो वहां आप लगभग कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां हर घर का व्यक्ति सेना में होता है। बंगाल में ऐसे कई इलाके हैं जहां हर दूसरे चौथे घर में हिंसा का शिकार व्यक्ति है। मुझे लगता है कि इस तरह की पहचान वाले राज्य को इस तरह से कहें कि बहुत खराब स्थिति में जो देखा जाता है, वहां अगर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है, वहां कह रहे कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम ये जो विधायक चुनकर गए हैं ये लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं, एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, क्योंकि जिस तरह की हिंसक राजनीति पश्चिम बंगाल की
है वो तस्वीर कहीं से नहीं आती। एक समय पर होता था कि चुनाव के दौरान बिहार और यूपी से हिंसा की खबरें आती थी, तस्वीरें आती थी, लेकिन अब वो भी गायब हो चुकी हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति अभी भी जस की तस चल रही है लेफ्ट शासन के दौरान से। जयंतो भट्टाचार्य जी, आज जो दूसरी तस्वीर हमने देखी, जो जेपी नड्डा शपथ दिला रहे थे, क्या माना जाए 77 सीट आने के बाद बीजेपी अब 2021 से ही 2026 की तैयारी में लग गई है? जी बिल्कुल। मेरी बात हो रही थी वहां भाजपा के कुछ नेताओं से। ये चुनाव नतीजे आने से पहले की बात है, बल्कि ये उस समय जस्ट मेरे ख्याल से शुरू ही हुआ था, शायद पहला या दूसरा फेज चल रहा था। तो उस समय तक भी उनके मन में एक बात थी कि ये लड़ाई जो है या अभी सत्ता पाने के लिए शायद लड़ाई नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि जो कुछ भी लोकसभा चुनाव में हुआ उसके साथ विधानसभा चुनाव में बहुत सारे चीजें हैं जो कि बराबर नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो वहां पर वो मान के ये चले थे कि सत्ता अगर आए भी नहीं आए तो हम विरोधी के आसन में बैठे थे। शायद उनको भी ये उस समय सोचा नहीं होगा कि ये कांग्रेस और वामपंथी जो अभी तक सत्ता के विरुद्ध वहां विरोधी पक्ष में बैठते थे, वो शायद कोई भी नहीं रहेंगे, ये उस समय नहीं सोचा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये जाहिर की थी कि विरोधी पक्ष में तो हम जरूर आएंगे। तो ये 77 सीटें कहां, 3 सीटें थी पिछली बार, और अभी यहां 77 सीटें आने के बाद उनको एक विरोधी पक्ष के रूप में उभर के आना पड़ेगा। और वहां पर ये सारे राजनीतिक या सोशल जो भी हो, जितने भी इश्यूज हो, उसको उठाना पड़ेगा। तो हमने जो आज देखा ये उसकी शुरुआत थी। वो अपने तरीके से ये विरोधी का जो ये रोल है वो आज से उन्होंने ये शुरू किया है। मनीष, 2021 के 3 सीट के सफर से 2021 में बीजेपी का 77 सीट का सफर, क्या उसी को लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश है जो एक शपथ ग्रहण का आयोजन जेपी नड्डा की तरफ से किया गया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश? देखिए, पूरी कोशिश है और इस कोशिश में बीजेपी को संघर्ष शुरुआत से ही करना पड़ा है और संघर्ष अभी फिलहाल बीजेपी का खत्म नहीं हुआ है। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पश्चिम बंगाल में अपनी उपस्थिति अब हर मोर्चे पर बीजेपी को दिखानी पड़ेगी और उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा का चरित्र पश्चिम बंगाल का पुराना है और वो सफ़र बदस्तूर अभी तक के जारी है। और अभी ममता बनर्जी ने जो दावे किए हैं, अपना राजधर्म का पालन ममता बनर्जी बखूबी से निभा पाएंगी कि नहीं, और उस राजधर्म को निभाने के लिए समय दर समय बीजेपी पूरी कोशिश करेगी ताकि ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से याद रहे कि विपक्ष एक मजबूत तौर पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर बिल्कुल मनीष, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 213 सीटों के साथ जहां ममता बनर्जी पर बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी पर जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से सरकार को आड़े हाथों ले सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है ताकि सरकार की टांग खींची जा सके, उसके कान मरोड़े जा सके जब अवसर आए और सही से काम करवाया जा सके। हर्षवर्धन जी आपका, जयंतो जी आपका और मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुड़की से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।